हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे, कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे, बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे। क्योंकि मेरी आपसे बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है। रोज़ मोबाइल उठाती हूँ, सोचती हूँ आज तो मैं वीडियो बना के रहूँगी, पर वीडियो नहीं बन पाता है। और क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है और कुछ ना कुछ ऐसा काम निकल आता है कि मैं उन्हीं चीज़ों में उलझी रह जाती हूँ। तो आज का ये वीडियो किन चीज़ों के ऊपर होगा? मेरी लाइफ के ऊपर होगा, ईशा के ऊपर होगा, ईशा की स्कूलिंग के ऊपर होगा, ईशा की पर्सनालिटी के ऊपर होगा। और बहुत सारे लोगों को पता होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा कि ईशा की लाइफ में एक बेबी सिस्टर आ गई और उसके बाद ईशा की पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मैं आपसे सारी बातें करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी अपने बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ईशा के बारे में बात करती हूँ, बट मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं बहुत सारे इमोशन से निकल रही हूँ। शायद काफ़ी टाइम लगेगा मुझे। कई बार मुझे फील होता है कि ईशा को मैं बहुत अच्छे ढंग से डील नहीं कर पा रही हूँ। बहुत गिल्ट की फीलिंग होती है और कई बार मुझे बहुत ख़राब फील होता है और मैं कई बार बहुत लो हो जाती हूँ और फिर मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। वो भी मैं बताऊँगी आपको क्यों। तो अब मैं बताती हूँ कि ईशा की पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उसका स्कूलिंग कैसा चल रहा है और ईशा में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो पहले बात करते हैं स्कूलिंग की, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं स्कूलिंग को लेकर के। सो मैंने आपको बताया था कि मैंने वर्चुअल स्कूल्स का स्टार्ट किया है, लेकिन वर्चुअल स्कूल में ऑनलाइन अगर इन पर्सन वो नहीं है तो उसके साथ किसी को बैठना पड़ता है ताकि वो कर सके, फोकस कर सके, समझ सके चीज़ें। तो एक सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए होता है जो कई बार मेरे पास नहीं होता है। सो वर्चुअल स्कूल बहुत अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, पर मैं ईशा को अभी इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरी जो अभी लाइफ है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है कि इस टाइम पे मैं फ्री होंगी और एग्जैक्टली मैं इतने बच्चों से पढ़ा पाऊंगी। तो जिस टाइम मैं फ्री होती हूँ मेरे पास सिलेबस आता है और मैं उसको उस टाइम पर वो ट्राई करती हूँ पढ़ाने का। वर्चुअल जो स्कूलिंग है उसका इस तरीके का है कि सिलेबस मुझे मिल जाता है, मटेरियल मुझे मिल जाता है और वो स्पेशल एजुकेटर भी ऑफर करते हैं। हालांकि मैंने नहीं लिया क्योंकि अगेन फिर वो चाहिए होगा कि मैं उसके साथ बैठूं और उसके साथ काम करूं, तो मैं डेज और टाइमिंग नहीं फिक्स कर पाती हूँ, यही रीज़न है। और उसके डैडी के पास भी इस तरीके की शेड्यूलिंग नहीं रहती है कि वर्किंग डेज में वो उसके साथ बैठ पाएँ। तो वर्चुअल स्कूल अभी मैंने करवाया है, बट वो मुझे बहुत अच्छे ढंग से मैं उस पर काम नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ के साथ। ईशा पे काम सेपरेट चलता है। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं उसके साथ काम करने के लिए बैठती हूँ, जब उसके डैडी के पास टाइम होता है तो वो बैठते हैं। इन फ्यूचर आगे आने वाले सेशन से मैंने ऐसा सोचा है, मैंने बात करी हुई है एक स्कूल में जहाँ पर प्रॉपर इस चीज़ का सेटअप है। इट इज़ एन इंक्लूसिव स्कूल ऑब्वियसली, और उसमें मतलब वो लोग बच्चे के हिसाब से सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके उसको उसी तरीके से देते हैं। ईशा हर जगह पे इंक्लूसिव सेटअप में गई है, बट मुझे कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। अब इस स्कूल में भी मुझे बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगी हैं, लेकिन एक्चुअली मैं जब तक कि मेरे बच्चे पे कोई डिफरेंस ना देखे मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैंने बहुत स्कूल्स के चक्कर काटे हैं, आप सबको पता है, लेकिन आपके बच्चे पे काम करने के लिए कोई स्कूल बहुत काम करेगा। अभी सब कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि अभी वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब वो स्टार्ट होगा, जब मैं रिजल्ट्स देखूंगी तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैं आती हूँ ईशा की पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आए हैं, रिसेंट मैंने क्या चीज़ें देखी हैं। तो ये दो तरीके से हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव है। तो पहले मैं आपसे नेगेटिव बातें करूँगी। तो नेगेटिव में अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव में ईशा का जो पर्सनालिटी है उसमें बहुत सारे मेल्टडाउन्स होने लगे हैं उसको। तो उसको मेल्टडाउन्स होते हैं और काफ़ी सीवियर मेल्टडाउन्स होते हैं। नंबर 2, उसको बहुत ज़्यादा नींद का प्रॉब्लम होने लगा है। स्लीपिंग पैटर्न उसका बहुत ख़राब हो गया है, वो सोती नहीं है टाइम पर, न उठती है टाइम पर। तो उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो जो फिक्स हो गया था पहले, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ईशा में मतलब बहुत जल्दी वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है किसी भी चीज़, किसी भी सिचुएशन से। ये सब उसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ा है, या बोल सकते कि जो उसका
पर्सनालिटी में जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है। अब मैं बात करूँगी पॉजिटिव की। तो मैंने एक बार आपसे बात करी थी कि मुझे कई बार गिल्ट की फीलिंग होती है, कई बार ख़राब फील होता है, कई बार लो फील होता है। तो ये जब मैं चीज़ें देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होता है। अब मैं आती हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ से। तो पॉजिटिविटी में ईशा की अगर मैं पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ तो नंबर 1 इज़ ईशा की स्पीच रिमार्केबल से, मतलब बहुत ही अच्छे पेस पर आगे बढ़ रही है। ईशा की स्पीच में, मतलब अगर मैं उससे बात करूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि वो स्पीच में कहीं भी लैग कर रही है, और वो बहुत फ्लुएंट हो गई है, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करती है। और मतलब मुझे ऐसे फील होता है कि ये वही ईशा है जो आज से, अगर मैं 5 साल पहले का वीडियो निकाल करके देखूं, जो कुछ बहुत अच्छे से बता नहीं पाती थी, कुछ कह नहीं पाती थी, आज वो जिद कर पाती है, बात बता पाती है, अपने लिए स्टैंड ले पाती है। तो उसमें ये एक पॉजिटिव चेंज आया है। नंबर 2 इज़ ईशा बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है। इंडिपेंडेंट, मैं कब आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब भी वो नहाने जाती थी, वो खुद ही नहाती थी, अगर वो नहाने गई है तो मैं बीच बीच में आती थी कि ईशा देखो अभी पानी ना ठंडा होने लगा, तुम बाहर आ जाओ। ये फर्स्ट टाइम था जब ईशा ने मुझसे बोला मम्मा पानी ठंडा होने लगा है, टॉवल दो। तो आई वाज अमेज्ड, मैं इस चीज़ के लिए उसे कितने टाइम से ट्रेन कर रही थी, पर वो नहीं हुई। कब हुई? जब उसे लगा कि अगर वो बोलेगी नहीं तो उसकी सुनेगा नहीं कोई। तो ये एक ईशा में बहुत ही रिमार्केबल चेंज आया है कि वो अपने लिए भी स्टैंड लेती है, अपने लिए लड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि वो अपने डैड के साथ जो है गई हुई थी बफे खाने के लिए। तो वहाँ पर उसके डैडी ने बोला कि तुमको जो स्वीट चाहिए वो बता दो, तुम ले लो अपनी प्लेट में और मैं अपनी प्लेट में ले लूँगा। तो उसने 2 स्वीट उठाई और अपनी प्लेट में रख ली, और उसके डैडी ने 5 स्वीट्स उठाई, उन्होंने अपनी प्लेट में रख ली। तो जब ईशा और डैडी की प्लेट आमने सामने आई तो वो चेंज करने लगी। तो उसके डैडी ने बोला क्यों, तुमने अपनी स्वीट ली, मैंने अपनी स्वीट ली, अब तुम चेंज क्यों कर रही हो? तो उसने बोला डैडी के पास 5 और ईशा के पास ओनली 2, तो मेरे पास तो ओनली 2 हैं, डैडी के पास 5 स्वीट्स हैं। तो कभी ये कंपटीशन की फीलिंग, कभी ये फीलिंग कि मुझे कम मिल रहा है, कभी थी ही नहीं उसमें। ये मैं बोलती भी थी कि ये मैं चाह के भी डेवलप नहीं कर सकती, ये जब आएगी तभी आएगी। तो ये पहली बार देखा जब उसे लगा कि मेरे साथ फेयर नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा ले रहे हैं, मैं कम ले रही हूँ, ये मोर और लेस, वो ज़्यादा खा रही है, मैं कम खा रही हूँ, ये ज़्यादा खाना उसको मिल रहा है। ये कभी फीलिंग उसमें थी ही नहीं, वो सिर्फ अपने तक सीमित थी। और आज वो दुनिया में पूरे चारों ओर देख पाती है कि किसके साथ क्या हो रहा है। ऐसे जैसे कभी मैं अनविका के लिए कोई चीज़ लाती हूँ तो वो अपने लिए भी उतनी ही चीज़ें उठा के लाती है जितनी चीज़ें मैंने अनविका के लिए ली हैं। मतलब कि अगर तुम उसके लिए लोगे तो मेरे लिए भी चीज़ लेनी पड़ेगी। तो कभी उसका कोई कॉम्पिटिटर रहा ही नहीं। अब जब बच्चा आया घर में तो उसको लगा कि अगर मैं अपने आप के लिए बोलूँगी नहीं तो मेरी सुनेगा कौन। तो ईशा में एक ये बहुत ही रिमार्केबल चेंज आया है। और ईशा बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कि अगर मैंने खाना बना दिया तो वो अपने आप खाना लेने लगी है। पहले वो सोचती थी कि मम्मा देगी तो मैं खाऊंगी। उसके एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बहुत आने लगी, वो अपनी बातें बहुत अच्छे से बताने लगी है। और उसका भी रीज़न ये है कि उसको मम्मा नहीं मिलती। मम्मा बिना कहे बहुत सारी बातें समझ जाती थी, लेकिन अब वो अपने डैडी के साथ रहती है या नानी के साथ रहती है तो उसे बताना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये, मेरी ये नीड है, मेरी बॉडी की ये नीड है, आई वॉन्ट दिस। तो ये भी अब मुझे बहुत ही दिखने लगा है कि वो अपने डैडी और नानी के साथ भी कंफर्टेबल रहने लगी है। एक थर्ड पर्सन को भी अपनी बातें बता देती कि मुझे ये चाहिए। जैसे मेरे घर में हेल्पर्स आते हैं तो उनको भी बता देती कि मेरे को ना प्यास लगी, मेरे को पानी चाहिए, मेरे को पानी ला के दे दो, या फिर मेरे को न्यू ड्रेस पहना दो, या फिर ये चीज़ उतार दो, फिर ये चीज़ काट दो, या फिर इस चीज़ में मेरी हेल्प कर दो। तो नाउ शी इज़ रेडी कि उसको आप कहीं भी भेजो तो वो किसी से भी हेल्प मांग सकती है, किसी से भी बात बोल सकती है। लेकिन मैं आपको जब नेगेटिव चीज़ें बता रही थी, जब बता रही थी कि उसमें और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो उसकी वर्बल स्टिमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो बड़बड़ाना, बातें करना, बहुत ज़्यादा बातें करना, ये एक जहाँ उसका स्पीच में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वहीं पर एक नेगेटिव लेवल पर उसका जो वर्बल स्टिमिंग है, जो काफ़ी हद तक कम हो गई थी, वो अब काफ़ी बढ़ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ उसके सेंसरी की चीज़ों से रिलेटेड है, क्योंकि अब मैं उस पर बहुत काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा 2 बच्चों पे टाइम बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसके इन चीज़ों पर फ़र्क पड़ रहा है।
तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें वो लर्न कर रही है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो अपने आप एनवायरनमेंट से सीख रही है। तो ये तो है ईशा की पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं आती हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सब पेरेंट्स मिस करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होता था कि मैं ईशा को बहुत टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और वो इसलिए होता था क्योंकि ईशा ना बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी, सैड रहती थी। मम्मा मैं तो थक गई, मम्मा आई फील टायर्ड, मम्मा आई एम नॉट फीलिंग गुड, ऐसा बहुत बोलती थी। तो मुझे लगता था कि शायद मैं उसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ, शायद मैं उसे उतना अटेंशन नहीं देती हूँ, शायद मैं उसको उतना इंगेज नहीं रख पाती हूँ, इसलिए ईशा इस तरीके से बिहेव कर रही है। बट कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड ने बोला कि मे बी कोई मेडिकल रीज़न हो। तो मुझे कई बार तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कोई मेडिकल रीज़न होगा ही नहीं। बट फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, हम चलते हैं, इसके टेस्ट कराते हैं। तो हमने एक पेडिट्रिशियन का अपॉइंटमेंट लिया, उनसे टेस्ट बोले कौन से करने हैं। तो उन्होंने पूरा उसका विटामिन पैनल, CBC सब कुछ करवाया। तो उसका D3 बहुत लो था, विटामिन डी उसका बहुत कम आया है। अब विटामिन डी उसका बहुत कम आया था, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील करती थी, बहुत फिजिकली एक्टिव नहीं होती थी, बहुत फिजिकली काम करने में नाना नाना करती थी। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न निकल करके आया कि जो है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न निकल के आया कि वो बहुत ज़्यादा वीक इसलिए फील करती थी क्योंकि उसका विटामिन डी बहुत लो था। और जब हमने उसको उसकी डोजेस दी तो वो काफ़ी बेटर हो गई। तो कई बार हम इसका मेडिकल रीज़न हम कभी बहुत ध्यान नहीं देते हैं, या फिर हमें लगता है कि नहीं हर चीज़ का रीज़न ना ऑटिज़म है, नहीं होता है। कई बार हम अपने आप को भी बहुत गिल्ट फील कराने के लिए ये सब चीज़ सोचने जाती है कि शायद मैं उसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। आई थिंक जो भी मेरी तरह या जो इस चीज़ को, जो इस फेज़ में है, वो ये सब चीज़ें समझ पा रहे होंगे जो मैं आपसे बातें बोल रही हूँ, कि हम मदर्स किस कोई ना कोई रीज़न ज़रूर ढूंढ लेते हैं कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। अपने आप को गिल्ट फील कराना, अपने आप को फील कराना कि मैं नहीं अच्छा कर रही हूँ। कई बार रीज़न हम नहीं होते हैं, मेडिकल रीजंस भी होते हैं। तो ईशा को जब मैंने दो डोज दी उसकी, तो ईशा काफ़ी बेटर फील करने लगी और ईशा फिजिकली एक्टिव होने लगी। तो मुझे लगा नहीं, इसका रीज़न मैं नहीं हूँ, इसका रीज़न मेडिकल है, मेडिकल रीज़न है। तो ये भी आपके साथ चीज़ शेयर करनी थी कि आप भी लगभग 6-6 महीने में बच्चों के इस तरीके के जो बॉडी चेकअप होता है वो होना चाहिए, जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं वो होने चाहिए, ताकि पता चले कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है मेडिकली। अब मैं आती हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ईशा का ब्लड टेस्ट बहुत सारे बच्चे कराने को नहीं रेडी होते हैं, और इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है, या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, या फिर कुछ बच्चों को पेन ही फील नहीं होता, जैसे ईशा को होता था। ईशा को पेन फील नहीं होता था, अब ईशा को पेन अच्छे से फील होता है। मुझे बता पाती कि मामा मुझे फीवर फील हो रहा है, मुझे फीवरिश फील हो रहा है, या फिर मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है, या फिर मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे स्लीपी फील हो रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करूँगी। ये सब चीज़ें अब उसमें आने लगी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड टेस्ट जब मैं कराने गई, मैंने आज से 4 साल पहले उसका ब्लड टेस्ट कराया था। मैंने नहीं कराया ब्लड टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली, तो मैंने उसका 3 या 4 साल पहले ब्लड टेस्ट कराया था। तब ईशा को पेन ही फील नहीं हुआ था। तो इस टाइम भी हम लोग को नहीं पता था कि कितना फील होगा या नहीं होगा, बट मैंने उसे 1 वीक पहले से मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि ईशा ना, हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट के लिए, और आपका ना ब्लड निकाला जाएगा, इंजेक्शन लगाया जाएगा, ऐसे ही बांधा जाएगा। घर पे 1-2 बार रोल प्ले किया था। उसके बाद जब मैं गई तो मैं ईशा को लेके गई थी, और पहले मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया उसके सामने, ताकि वो किसी भी चीज़ को लेकर के एकदम से ये ना कहे कि मेरे को नहीं कराना, या फिर धक्का मार दे, या फिर सपोर्ट ना करे। कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ आज से 4 साल पहले कराई है वो मैं अभी करवा कर देखना चाह रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि 4 साल में कितना डिफरेंस आया होगा, बट उसका इतना अवेयरनेस बढ़ गया था कि जब उसने देखा तो मुझसे बोलती, मम्मा लेट्स गो बैक टू होम, अभी घर चलते हैं, अभी नहीं कराना मेरे को। तो मैंने बोला नहीं नहीं ईशा, जो काम हम कराने आए ना हमें करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद वो तैयार हो गई। जब उन्होंने लगाया, ऐसे क्या होता था कि जैसे उसका कोई गेम लगा दो, या जो गेम खेलती है कोई वीडियो गेम लगा दो, या कोई वीडियो जो उसका बहुत ही फेवरेट है, तो उसको हम लेते थे कि उसको इधर से उधर हम उसे थोड़ा सा डाइवर्ट कर देंगे। बट इस बार उसने प्रॉपर देखा कि मेरे को इंजेक्शन लग रहा है, प्रॉपर बोला वो मुझे डर लग रहा है। ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग है कि वो अवेयर है कि क्या हो रहा है। मुझे उसे कहीं डाइवर्ट करके उसे पता भी नहीं चला, ये फीलिंग नहीं चाहिए थी।
तो उसने इस बार प्रॉपर देखा कि मेरे कैसे इंजेक्शन से मेरा ब्लड निकाला गया, सब कुछ उसे समझ में आ रहा था। तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, उसकी बॉडी की अवेयरनेस, सब कुछ बहुत अच्छे से उसको समझ में आने लगा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और मेरी लाइफ में अभी जो भी चीज़ें होती हैं मैं सिर्फ देखती हूँ और खुश होती हूँ, कई बार बहुत दुखी हो जाती हूँ जब ईशा के मैं मेल्टडाउन्स देखती हूँ, जब उसका फ्रस्ट्रेशन देखती हूँ तो मैं बहुत दुखी भी हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। बट मुझे लगता है कि लाइफ जो होती है वो एक मिक्स्ड बैग है, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं अच्छी चीज़ें। तो उसके पॉजिटिव जो साइड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और जो नेगेटिव है उन पे मुझे बहुत सारा काम करना है। और इसी तरीके की मेरी ज़िंदगी चल रही है। मेरी ना सुबह का पता चलता है ना रात का पता चलता है। अभी भी मुझे डिफ़िकल्ट होता है दोनों बच्चों को साथ में मैनेज करना। कई बार ऐसा होता है जब ईशा भी डिमांड करती कि नहीं मम्मा मेरे साथ बैठो, अन्विका को उधर रखो, अन्विका को उधर रखो। और कई बार ऐसा होता है कि ईशा अन्विका को खेल खिलाती है, लाइक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। लेकिन कई बार जब वो मुझसे बोलती है कि मम्मा अन्विका को बाहर रख के आ जाओ, मम्मा अन्विका को दूसरे रूम में रख के आ जाओ, और मुझे उसे समझाना पड़ता है कि ईशा वो बहुत छोटी है, वो बहुत छोटी है। और कई बार ईशा समझती है और कई बार ऐसा हो जाता है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि मेरा हक कहाँ गया, मैं क्या करूँ, मैं कैसे रहूँ। तो इन चीज़ों के बीच में मैं उलझ के रह जाती हूँ। बट फाइन, लाइफ ऐसी ही होती है। और जब वो कुछ अच्छा करती है तो मेरे लिए वो अचीवमेंट होता है। उस दिन हम पार्टी करते हैं, आपको याद है ना, छोटी छोटी चीज़ों की अचीवमेंट होना और छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना हम स्पेशल पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे स्ट्रेस को ख़त्म कर देते हैं। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर मेरी ही जैसी कोई फेज़ में है तो प्लीज़ बताओ कि आप कैसे और अच्छे से मैनेज करते हो चीज़ें, कैसे आप टाइम को बनाते हो। मैंने बहुत पढ़ा, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं भी बच्चे का एक स्लीपिंग पैटर्न बना सकूं, बट अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ फ्रैंकली, और मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। और ये सब कुछ बहुत ही मतलब मेरे लिए जो ये इस टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो ईशा से बिल्कुल अलग है। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है स्पेशली ईशा को मैनेज करना, क्योंकि जब ईशा अपना टाइम मांगने पर आती है, जब अपने हक के लिए लड़ती है, तो मैं उसे मना नहीं कर पाती हूँ। तो ये सब कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये आने वाला साल आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेकर के आए, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आए, न्यू अचीवमेंट्स लेकर के आए, फेस में स्माइल लेकर के आए, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सब सॉर्ट हो जाएं, सब फिक्स हो जाएं, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।